दोषताएं दो प्रकार की होती है, एक तुमने कहा था बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। और ये दोनों ही प्रकार के जो दोष थे इनको अपने संयुक्त रूप से हमने कहा था क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष जो थे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष में हमने ये बात कहा था कि दोष ऐसा हो ताकि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन न हो, मतलब जो स्टोइकियोमेट्री पहले की बाद में वही मेंटेन रहनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष हमने इसमें बात किया था अनआयनिक यौगिकों में स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिक्ति का दोष और एक अंतराकाश दोष। और फिर हमने कहा था कि आयनिक यौगिकों में स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, और दोनों का हमने वर्णन किया था। उसके बाद में आज अपने बात करने जा रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या कहा था हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कि मान लो मैंने ये कहा कि फेरस ऑक्साइड है, इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात है कि आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है, मतलब एक आयरन का पार्टिकल और एक ऑक्सीजन का पार्टिकल, ठीक है। और मैंने कहा इसका क्रिस्टल बना और इसके क्रिस्टल में भी यही अनुपात मेंटेन रह रहा है, 1:1 ही मेंटेन रह रहा है। इसके क्रिस्टलीकरण से जब भी आप इसका क्रिस्टलीकरण कर रहे हो, इसका क्रिस्टल बना रहे हो, यही अनुपात मेंटेन रहता है, ठीक है। तब तो अपने क्या कह देते हैं कि ये कौन से प्रकार का दोष हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक पहले 1:1 थी और बाद में भी 1:1 ही है, तो बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। लेकिन मान लो मैं ये कहूं कि क्रिस्टलीकरण के दौरान ऐसा हुआ कि ये अनुपात बदलकर ये हो गया Fe 0.98 और ये हो गया O। अब अनुपात क्या हो गया, अनुपात हुआ कि 98 पार्टिकल आयरन के होंगे तो ऑक्सीजन के 100 पार्टिकल, इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब अनुपात ये हो गया 98:100 हो गया, मतलब अनुपात में परिवर्तन आ गया, या इसको वो 0.98 और 1 अनुपात हो गया, तो अनुपात में परिवर्तन आ गया। तो अनुपात में जब परिवर्तन आ जाए मतलब अनुपात होना तो ये चाहिए, लेकिन हो ऐसा गया, इसको बोलते हैं अपने क्या, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्लियर है। और अनुपात ऐसे का ऐसा ही मेंटेन रहता तो हम कह देते कि ये स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को हम समझ गए, दोष जिनके दौरान क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री परिवर्तन हो जाती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हमने दो प्रकार के किए थे, एक तो था धातु आधिक्य दोष और एक था धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो देखो धातु आधिक्य दोष क्या होता है, धातु आधिक्य नाम से पता चलता है यदि दोष ऐसा हो जिसके दौरान क्रिस्टल में धातु आयनों की संख्या बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं धातु आधिक्य दोष, और धातु आयनों की संख्या कम हो जाए तो अपने बोलते हैं धातु न्यूनता, है ना। अब धातु आधिक्य दोष मतलब धातु आयनों की संख्या बढ़ जाए, तो ये धातु आयनों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, तो ये दो तरीके से बढ़ सकती है। कैसे, एक तो है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और दूसरा है अतिरिक्त धनायनों
अतिरिक्त धनाइयों के अंतराकाशी स्थल पर अतिरिक्त धनाइयों के अंतराकाशी स्थल पर उपस्थिति से धातु आदि के ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट तो इसको बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोस्त इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत बार देखो कैसे होता है। मान लो मैं ये कहता हूं कि NaCl का क्रिस्टल है जिसमें ये Na+Cl नेगेटिव Na+Cl नेगेटिव भी आए हैं, Na+Cl नेगेटिव इस प्रकार से आयन इसमें आए हैं। ये इसकी बात है ना। अब मैं ये कहूं कि ये जो NaCl है, यदि मैं इसको सोडियम वाष्प में गर्म करूं, सोडियम वाष्प में गर्म करें, तो सोडियम वाष्प में गर्म करने से क्या होगा, जब आप इसको सोडियम वाष्प में गर्म करोगे, ये मान लो ये सोडियम वाष्प के कण होंगे जिसके अंदर सोडियम के पार्टिकल है ना। तो सोडियम वाष्प में जब इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, सोडियम वाष्प में जब इसको गर्म करते हैं तो जो क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड आयन होता है ना, वो अपनी जगह को छोड़कर और धात्विक ये क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं। क्लोराइड आयन सतह पर आ जाएंगे, ऐसे क्लोराइड आयन सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। जब नमक को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसके क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड आयन होते हैं वो क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं, और वो सतह पर आ जाते हैं तो देखो सतह पर है क्या, सोडियम वाष्प है ना। ये सोडियम वाष्प जो होती है ना, इस क्लोराइड आयन से क्रिया करती है। इसके लिए क्या चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी ना तब जाके इससे प्लस आएगा, है ना। और प्लस आएगा तो ये इस क्लोराइड आयन को सतह पर रख पाएगा। तो होता क्या है, ये क्लोराइड आयन जैसे यहाँ आता है तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड आयन का स्थान ले लेता है। ओवरऑल होता क्या है, क्रिस्टल के अंदर यहाँ क्लोराइड की जगह पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इसी को बोल रहे हैं ऋणायनिक रिक्तिका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणायन, है ना। तो ये रिक्तिका का वैकेंट स्पेस, तो ये रिक्तिका तो बनी गई, लेकिन इस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको कह दिया ऋणायनिक रिक्तिका, ठीक है। और इसी ऋणायनिक रिक्तिका को हम ध्यान रखना, जर्मन भाषा में इसको F केंद्र के नाम से जाना जाता है, और इसको कोरबेनजेंटर, इसका पूरा नाम होता है कोरबेनजेंटर, मतलब रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला अर्थ होता है इसका, रंग प्रदान करने, ठीक है। तो ये F केंद्र यहाँ बन जाते हैं, और इन्हीं F केंद्र के कारण जो नमक होता है ना, जब इसको गर्म करते हैं तो ये हमें पीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब नमक को गर्म किया जाता है तो इसमें ऋणायनिक रिक्तिका F केंद्र बनते हैं, और इसी के कारण से ये पीला रंग देता है। सेम ऐसी ही कहानी यदि मैं आपको ये कहूं कि लिथियम क्लोराइड है, उसको गर्म करें लिथियम वाष्प की उपस्थिति में, ठीक है, तो वो अपने को कैसा दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा। यदि आपने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया पोटेशियम वाष्प की उपस्थिति में, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा,
गुलाबी दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कलर विशेष कर याद रखना। ये 2-3 बुक में आपको मेंशन किया है, तो इनको याद रखना। सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तो ये पीला दिखाई देता है ना। ये तो मैंने कौन सा केस सिखाया आपको, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प में गर्म करते हैं तब तो कैसा दिखाई देगा, पीला। आपने देखा भी होगा कभी घर पर गर्म सेक करते हैं, घुटनों में दर्द वगैरह होते हैं, तो नमक का जो होता है उसका पोहा सा बना के कपड़े के अंदर और उस गर्म नमक से सेक करते हैं तो वो पीला पड़ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, बस ये सेम यही कारण होता है। गर्म करते हैं तो उसमें F के अंदर बन जाते हैं और उसके कारण वो नमक जो होता है पीले से रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर होता है लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो बैंगनी दिखाई देता है और पोटेशियम क्लोराइड गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो ये तो बात थी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। अच्छा, ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, F केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है F केंद्र को ऋणायनिक रिक्तिका भी कहा जाता है, या ऋणायनिक रिक्तिका भी कहा जाता है। तो F केंद्र किसे कहते हैं, जब नमक को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें क्लोराइड आयन अपने स्थान को छोड़ देते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन युक्त इस रिक्तिका को F केंद्र के नाम से जाना जाता है और इसी के कारण से नमक जो होता है पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं अपने अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थल पर आ जाने से। तो देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। यदि मैं इसको रूम टेम्परेचर पे बात करूं ना तो ये रूम टेम्परेचर पे ये व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये व्हाइट कलर का होता है। पर मान लो आपने इसको गर्म कर दिया, तो जैसे आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करने से देखो होता है क्या, मान लो मैंने इसको गर्म किया तो गर्म करने से क्या होगा, ये जो होगा गर्म करने से जिंक आयन और ऑक्साइड आयन आपस में रिएक्ट होकर और वो ऑक्सीजन गैस बना देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गैस फ्री हो जाएगी। ओवरऑल होगा क्या, ये जो जिंक आयन है ना, ऑक्सीजन गैस तो फ्री हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस तो हो जाएगी फ्री, है ना। लेकिन ये जो जिंक आयन होंगे ना, ये जिंक आयन क्रिस्टल के अंदर चले जाएंगे, कहां पर, अंतराकाशीय स्थल पर या जहां पर भी उनको स्थान मिलेगा वहां पर, है ना। अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थल पर आ जाने से धातु आदि के, तो देखो जो जिंक ऑक्साइड है नॉर्मली इसको ये व्हाइट कलर का होता है, गर्म करते हैं ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है तो ये जिंक आयन कहां होते हैं, ये जिंक आयन क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं जहां पे अंतराकाशीय स्थल होता है ना। जैसे मैंने ये कहा कि ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हो गया, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल हो गया। छोटे बड़े बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है जिंक का आकार ऑक्सीजन से बड़ा है ना। ये ऑक्सीजन का पार्टिकल हो गया और ये जिंक का, जिंक जितने भी हैं उनके +2 आएगा और ऑक्सीजन पे -। तो ये तो हो गया जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। जैसे गर्म किया तो देखो जिंक, ये जो ऑक्सीजन होगी ये तो बाहर चलेगी, ये ऑक्सीजन बाहर चलेगी। अब ये बाहर चलेगी तो ये ऑक्सीजन, जैसे मान लो मैंने कहा यहां से ऑक्सीजन बाहर गई, ये 2 ऑक्सीजन बाहर चलेगी, तो ये जब 2 ऑक्सीजन बाहर जाएगी तो ये 2 आयन है ये तो फ्री हो जाएंगे, है ना। इनको बंद करके कौन रहेगा, तो ये आयन क्या करेंगे, ये आयन इनके बीच वाले स्थान पर चले जाएंगे जहां पे इनको स्थान मिलेगा और इसी स्थान को अपने क्या बोल रहे हैं, अंतराकाशीय स्थल, ठीक है। तो ये अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थल पर आ जाने से जो दोष होता है ये क्या है, धातु आधिक्य, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, धातु आयनों की संख्या बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। और इसका भी आप विशेष याद रखना, ये भी ऑलरेडी बोर्ड में आ रखा है। इसके क्वेश्चन भी आया था कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह पीला पड़ जाता है, क्यों, ठीक है। मतलब इसको जब गर्म करते हैं ना तो बाद में ये क्रिस्टल कैसा बनता है, पीला, जबकि नॉर्मली ये कैसा होता है, व्हाइट। तो क्यों बनता है, तो आप लिखोगे जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और बने हुए जिंक आयन अंतराकाशीय स्थल पर आ जाते हैं और इस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है और इसी के कारण से ये पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी धातु आधिक्य दोष की। देखो दोनों ही दोष में मैंने धातु आयनों की संख्या बढ़ाई, यहाँ पे क्लोराइड आयन को बाहर निकाल दिया तो सोडियम ऑटोमेटिक बढ़ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो जिंक आयन है वो इंटरनल
धातु न्यूनता दोष। ये धातु न्यूनता दोष क्या होता है? तो देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया कि फेरस ऑक्साइड में क्या होता है, अनुपात होता है 1:1, लेकिन क्रिस्टल बनने के बाद में इसमें क्या होता है, Fe 0.98 ओम रहता है। देखो ये धातु आयनों की क्या होगी, संख्या कम होगी। मतलब यदि मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन के पार्टिकल 100 है तो आयरन के पार्टिकल कितने होंगे, 98। ऐसे ही फेरस सल्फाइड में होता है। फेरस सल्फाइड में अनुपात जो होता है वो 0.95 से और यस, ठीक है। तो ये धातु आयनों की संख्या क्या होगी, कम। तो ये हो गया धातु न्यूनता दोष। और इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फेरस सल्फाइड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है मूर्खों का सोना किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सोने का जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है ना, बिल्कुल सोने का जैसा दिखाई देता है। और ये इसमें धातु न्यूनता दोष है। तो धातु न्यूनता दोष होने के बावजूद ये स्टेबल कैसे हो जाते हैं, तो बात करते हैं अपने इसकी। तो सुनो ये किस प्रकार स्टेबल होते हैं। देखो मान लो मैं इसी की बात कर लेता हूं, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड जिसमें Fe+2 O2- है ना, Fe+2 O2-। मान लो मैंने ये कहा कि ऐसे ये 3 पार्टिकल आयरन के हैं और 3 पार्टिकल। अब मैंने ये कहा कि इसके अंदर एक आयरन बाहर निकल गया, धातु न्यूनता का है तो धातु आयन को बाहर करना है, एक आयरन है वो बाहर निकल गया। तो बोले अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस कैसे करते हैं, ये अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बदल लेते हैं। ये भी +3 हो जाता है और ये भी +3 हो जाता है। ओवरऑल देखो नेगेटिव 6 और पॉजिटिव भी। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। दोष चाहे कोई भी हो, विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहती है। मतलब क्रिस्टल में जितना नेगेटिव मैच होगा ना उतना ही पॉजिटिव मैच होता है, दोष चाहे किसी भी प्रकार का रहा हो, ठीक है। इस लाइन को हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसा इसमें है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है और ये बैलेंस कर लेता है। तो ओवरऑल धातु आयनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं धातु न्यूनता दोष। अच्छा, फिर हमने तीसरा दोष जो पढ़ा था अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो ये अशुद्धता दोष देखो क्या है, एकदम सिंपल सा है। ये अपने फायदे के लिए करते हैं, जैसा मैंने बताया। जैसे सिलिकॉन है, 15वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, उसमें 13वें या 14वें ग्रुप का एलिमेंट होता है सिलिकॉन, उसमें 13वें या 15वें ग्रुप का एलिमेंट मिला देते हैं अपने, है ना, अर्धचालक बना लेते हैं। और अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता ज्यादा होती है ना, सामान्य से। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है, अशुद्धता दोष में अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे मैंने ये कहा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सेंट्रोसियम क्लोराइड की अशुद्धता दोष है, अशुद्धि मिला दी जाती है, और ठीक है। इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड है, उसमें सेंट्रोसियम क्लोराइड की अशुद्धि, है ना। तो ये आपस में अशुद्धता दोष को दर्शाते हैं। कुछ नहीं, अशुद्धि के रूप में कुछ मिला दिया जाए फिर दोष उत्पन्न करें तो उसको अशुद्धता दोष कहते हैं, बस इतना रहना, ठीक है। जैसे आपको कह दे सोडियम क्लोराइड में सेंट्रोसियम क्लोराइड से उत्पन्न दोष का नाम क्या है, उपस्थिति में उत्पन्न दोष का नाम क्या है, अशुद्धता दोष। ऐसे ही सीजियम क्लोराइड में सेंट्रोसियम क्लोराइड के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है, अशुद्धता दोष, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब अपने बात करते हैं सिलेक्टेड एक दो टॉपिक हो रहा है। एक तो क्रिस्टल के अंदर अपने को विद्युतीय गुण पढ़ना है और एक चुंबकीय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इनकी बात। तो देखो विद्युतीय गुण में अपने पास एक इंपॉर्टेंट है कि विद्युतीय गुण को ध्यान में रखें हमने बात करते हैं अपने ठोस में विद्युतीय गुण। तो
इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को यदि ध्यान में रखें तो अपने को पता है कि फोर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, चालक और दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। ठीक है, और इन तीनों की चालकता प्रांत जो है ना वो आपको याद रहनी चाहिए। चालकता प्रांत का जो मान होता है वो आप याद रखना। चालकता प्रांत का जो मान है वो तीनों का याद रखना। ओम इनवर्स न्यूट्रल इनवर्स में आपको दिया हुआ है, ये ओम इनवर्स न्यूट्रल इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, वो आप याद रखना। ठीक है, चालकता प्रांत को याद रखना। तो ठोस जो है विद्युत रूप चालक भी होते हैं, अचालक भी होते हैं और अर्धचालक होते हैं। अब करना क्या अपने को, ठोसों की चालकता को समझाया गया है कौन से सिद्धांत के द्वारा, बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत के। ठीक है, और बैंड सिद्धांत में कुछ बातें आपको याद रखना। पहली बात, ये सिद्धांत क्या समझाता है, ठोसों में चालकता को बैंड सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। चालकता को इस सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। एक बात तो दूसरा, ये सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, यह सिद्धांत एमओटी पर आधारित है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित। आपको याद होगा हमने 11th में एमओटी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी न्यूटन के द्वारा, जिसमें हमने ये बात की थी कि C2 है, N2 है, O2 है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे बनते हैं, उनमें क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है, अणुओं का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमने इसमें बात की थी, है ना। तो ये एमओटी सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, क्या कहता है ये सिद्धांत, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंड सिद्धांत जो है ना इसका कोई भी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, केवल वैज्ञानिकों का इमेजिनेशन है कि मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। क्या मानते हैं वो, कि इनका ये मानना है कि कोई भी सॉलिड है, जैसे उसमें पार्टिकल है, सपोज दैट मैंने ये कहा कि सिलिकॉन को ही ले लेता हूं मैं, या फिर किसी फास्फोरस को, किसी भी एटम, जैसे मैंने कहा सिलिकॉन, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, और 3p2, कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में। ठीक है, अच्छा अब क्या कहें हमने, ये हो गया इसका वैलेंस है। ठीक है, 3s2 3p2 3d, ठीक है। तो ये इसका संयोजी कोष हो गया, ये हमें पता है, ये इसका संयोजी कोष। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि संयोजी कोष जो होता है ना, संयोजी कोष में वे कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता होती है, ठीक है, तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है ना, उनका एनर्जी लेवल मैं ये कहूंगा कि उनका एनर्जी लेवल जो है वो इस प्रकार से एक बैंड बनाएगा। जैसे मैंने कहा ये न्यूक्लियस हुआ, और इस न्यूक्लियस से ये 1s आ गया, 2s आ गया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, है ना, ये 2p हो गया, क्योंकि इनकी ऊर्जा सेम होती है तो नियर बाय लिखूंगा, और ये 3s हो गया, है ना, इसके पास ये 3p हो गया, और इनमें इलेक्ट्रॉन है, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं कहूंगा उसका वेग मान तो थोड़ा बहुत कम किया, तो इसको मैं थोड़ा दूर कर दूंगा। तो ये कहता है कि जो संयोजी कोष होता है ना, ये तो 1 का था, ये 2 वाला था, ये 3 का था, है ना, इसके अंदर जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता होती है, तो ये जो कक्षक होते हैं ना जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कक्षक क्या होते हैं, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके ये एक बैंड बना देते हैं, मतलब इन दोनों से बैंड बन जाएगा, और ये मैंने इनसे ये बैंड प्रदर्शित कर दिया, ये इस प्रकार से ये बैंड बन गया, ये इस प्रकार से एक बैंड बन गया। ठीक है, ये बैंड बन गया, और इस बैंड को क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं अपने
ठीक है। और ये जो है ये भी तो संयोजी कोष का भाग है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं कहूंगा कि नाभिक से थोड़ा सा और भी दूर इसकी इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो ये भी एक बैंड बनाएंगे। ऊपर वाले जो जितने होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो भी एक बैंड बनाएंगे, है ना। और इस बैंड को मैंने नाम दे दिया, ये है चालन बैंड। तो बस ये इमेजिनेशन है, मैं कह रहा हूं इसका कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बैंड सिद्धांत में ये माना गया कि जो ठोस होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं, उनके जो परमाणु जो होते हैं उनके जो संयोजी कोष होते हैं, संयोजी कोष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दो प्रकार के बैंड बनाते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। और इन बैंड के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं वर्जित क्षेत्र। और ये जो वर्जित क्षेत्र होता है ना, इस वर्जित क्षेत्र के मान के आधार पर इस सिद्धांत में ठोसों में चालक, अचालक और अर्धचालक के गुणों को समझाया गया। क्या कहता है? बोले ऐसे ठोस जिनमें चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच का ये जो वर्जित क्षेत्र होता है इसका जो मान होता है, ये मान जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो। ऐसे ठोस जिनमें वर्जित क्षेत्र का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो, इन ठोसों को अचालक कहा गया है। मतलब उनमें चालकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की चालकता नहीं होती है। चालकता का मान ये कह दो एकदम नेग्लिजिबल होता है। चालकता नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, अप्रोक्स 0, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, है ना। क्योंकि सभी जो द्रव्य हैं वो परमाणु से बने, और परमाणु से बने तो नो डाउट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होंगे होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो चालकता तो होगी। पर चालकता की रेंज क्या है, इसके रेंज के अकॉर्डिंग है ना चालक है, चालक का चालक का नाम दिया है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी चालकता क्लास आप याद रखें, वो यूनिवर्सिटी में आपको बुक में दे रखी है, तीनों की चालकता क्लास का मान याद रखें, ठीक है। 0 कभी नहीं पॉसिबल होती है। चालकता क्लास का मान भले ही 0.000 कितना भी चला जाए समथिंग, पर कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखें। तो ये कहता है ऐसे ठोस जिनमें संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच का ये जो वर्जित क्षेत्र होता है, ऑर्बिटल जोन होता है, इसकी वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होती है, तो ऐसे ठोस जो होते हैं अचालक होते हैं, मतलब उनमें विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं। दूसरा इसमें यह कहा कि मान लो ऐसा हो कि इस प्रकार से अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से हो, इसको मैं बता देता हूं। अरेंजमेंट इस प्रकार से हो दोनों में, ये चालक बैंड और ये संयोजी बैंड, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे से अतिव्यापित है। अच्छा, वर्जित क्षेत्र की मान की बात करूं तो वर्जित क्षेत्र का मान तो 0 होगा, एक तो एक दूसरे से अतिव्यापित हो रहे हैं। तो जिनमें वर्जित क्षेत्र का मान जो होता है ना, या यूं कह दो जिनमें चालक बैंड और संयोजी बैंड होते हैं एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, ठीक है, वर्जित क्षेत्र होता ही नहीं है। बैंड सिद्धांत में ऐसे पदार्थों को नाम दिया गया है चालक। क्या नाम दिया गया? चालक। बोले चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता है और दोनों बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं। तीसरा है अर्धचालक। मान लो मैं ये कहूं कि ये चालक बैंड और ये संयोजी बैंड है, ठीक है, और इनके बीच का ये जो गैप है, ये जो वर्जित क्षेत्र है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो, ठीक है ना। चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच का ये जो गैप है, बीच का ये जो गैप है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स हो, लगभग हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या नाम दिया गया है? अर्धचालक नाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन है बोर्ड में आ चुके हैं। बैंड सिद्धांत क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इस सिद्धांत का कोई भी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, और वो इमेजिनेशन एमओटी पर बेस्ड है। एमओटी में ऐसा होता है
विद्युतीय गुण से रिलेटेड एक टर्म्स और है डोपिंग, और डोपिंग जिसको अपमिश्रण भी कहते हैं। इसके साथ ही कल अपने इस लेसन को खत्म कर देंगे।